यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट। होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल। आप लोग यार ज़बरदस्त तरीके से अपनी प्रिपरेशन को कर रहे होंगे। तो आज हम आपका करेंगे सैटेलाइट। ठीक है, सैटेलाइट को हम हिंदी में क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। बिल्कुल सीक्वेंस वाइज हम लोग चल रहे थे, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी तो बता देना, राइट। तो देखो यार, सैटेलाइट क्या होता है आपका, सबने सुने हैं, सबने पढ़े भी होंगे, पता भी होगा। मेनली जो आपका मेन है अर्थ का सैटेलाइट, वो क्या है, मून है। या मैंने आपको जैसे कि बताया था, सैटेलाइट को कहीं कहीं तो वो मून ही लिख देते हैं कि सैटेलाइट और मून को वो एक जैसा ही मान लेते हैं, भले वो एक ही है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है अर्थ का एक ही सैटेलाइट है, मून। और आपको पता है सैटेलाइट दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका नेचुरल सैटेलाइट, एक होता है आपका आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो हम यहाँ पे दोनों की बात करेंगे। सबसे पहले सैटेलाइट को देख लेते हैं कि एक लाइन में हम इसे डिफाइन कर लेते हैं कि सैटेलाइट है क्या चीज़। ठीक है, तो ये वो बॉडीज़ होती हैं, एन ऑब्जेक्ट, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट होगा ऑब्वियसली। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि क्या करता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट इन स्पेस, स्पेस में एक ऑब्जेक्ट होता है, ओके, दैट रिवॉल्व, जो रिवॉल्व करता है, रिवॉल्यूशन करता है, परिक्रमण करता है, परिक्रमा करता है। ठीक है, दैट रिवॉल्व अराउंड द बिगर ऑब्जेक्ट, दैट रिवॉल्व अराउंड द बिगर ऑब्जेक्ट, मतलब अपने आप से बड़े ऑब्जेक्ट से वो क्या करेगा, उसकी परिक्रमा करेगा। यहाँ पे हम बिगर ऑब्जेक्ट को हम लिख लेते हैं मेनली, जिसकी हमें स्टडी करनी है, प्लेनेट। तो हम क्या कहेंगे कि सर सैटेलाइट क्या होते हैं, जो प्लैनेट की परिक्रमा करते हैं, प्लैनेट की रिवॉल्यूशन करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, आपका सैटेलाइट कहेंगे। प्लैनेट क्या होता था, जो स्टार सन की परिक्रमा कर रहा है, सन के अराउंड रिवॉल्यूशन कर रहा है, वो आपका प्लैनेट होता है। और जो प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्यूशन करता है वो आपका सैटेलाइट होता है, जो कि आपका उपग्रह है। ठीक है, अब हमने तो मेनली यार एक ही पढ़ना है अपना, ठीक है, जो कि है आपका मून, अर्थ। ठीक है, तो उससे पहले एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बता देता हूँ कि सैटेलाइट दो टाइप का होता है। एक होगा आपका नेचुरल सैटेलाइट, मतलब जो ऑलरेडी पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, और एक होगा आपके आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट मतलब एएस, जिसे कि हम खुद बनाते हैं, खुद लॉन्च करते हैं। देखा होगा आपने कई बार, ठीक है, अर्थ से वो लॉन्च करे जाते हैं। ठीक है, और उनको फिर जो अर्थ होती है, अर्थ की जो ऑर्बिट होती है, ठीक है, उसके चारों ओर उसकी जो कक्षा होती है, वहाँ उसे लोकेट कर दिया जाता है, वो फिर वहाँ घूमता रहता है। काफ़ी सारी चीज़ें अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो नेचुरल सैटेलाइट है, मेनली हम अर्थ की बात कर रहे हैं, उसे हम मून के नाम से जानते हैं। सबको पता है जो चंद्रमा होता है, जो चांद होता है, ओके, वो आपका क्या है, सैटेलाइट। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको एक नज़र हम मून की हिस्ट्री पे मारेंगे कि सर जो मून का फॉर्मेशन हुआ वो कैसे हुआ, फॉर्मेशन ऑफ मून। कई बार इस पे मतलब बोला जाता है कि दो थ्योरी इस पे आई थी। ठीक है, दो थ्योरी इस पे आई थी। एक थ्योरी दी थी आपके साइंटिस्ट थे, जिसे हम डार्विन थ्योरी कहते हैं। ठीक है, डार्विन थ्योरी हम उसे कह देते हैं। और एक जो आपकी जो मतलब थ्योरी आई थी, उसे हम मॉडर्न थ्योरी कहते हैं, मॉडर्न थ्योरी कहते हैं। और नाम से ही आपको पता चल रहा है कि मॉडर्न वाला वैल्यूएबल होगा। मॉडर्न थ्योरी को कहीं पे बिग स्प्लिट थ्योरी भी लिखा रहता है, सो डोंट बी कंफ्यूज, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चाहे वो मॉडर्न थ्योरी लिखे, चाहे वो आपका बिग स्प्लिट थ्योरी लिखे, वो मून के फॉर्मेशन को बता रहा है कि मून कैसे बना। डार्विन साहब ने क्या बोला, डार्विन जी ने बोला कि यार आपका जो अर्थ थी ना, अर्थ, उन्होंने पहले बोला कि अर्थ एक डम्बल शेप जैसी थी। उन्होंने बोला कि अर्थ एक डम्बल शेप जैसे, डम्बल जो जिम में होता है ना, ठीक है, उसके शेप जैसी थी। तो ये इसमें क्या होता है, इस यहाँ से स्प्लिटिंग होती है, यहाँ से ये टूट जाता है। जब ये टूटता है तो जो इसका छोटा वाला पार्ट होता है, ये मून बना लेता है। और ये तो आपका ऑलरेडी अर्थ था, ये तो आपका ऑलरेडी अर्थ था। अब आप बोलोगे सर जब ये मून था, मून यहाँ से टूट गया, तो ये फिर क्यों उसके चक्कर लगा रहा है। ग्रेविटी भाई साहब, ग्रेविटी तो मेन है। ठीक है, अर्थ की बड़ा साइज है तो ग्रेविटी ज़्यादा होगी। ये मून को अपने से दूर नहीं जाने दे रहा है। ठीक है, अपने से दूर नहीं जाने दे रहा, क्योंकि ग्रेविटी खींच रही है उसको, तो वो वहाँ पर रिवॉल्यूशन करता रहता है। ये किसने बोला था, ये आपका डार्विन साहब ने बोला था। फिर आपके जो मॉडर्न थ्योरी आई, उन्होंने बोला कि नहीं यार ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने बोला कि ये आपकी अर्थ थी, ये आपकी अर्थ थी। और यहाँ से एक ऐसी बॉडी आई जो कि मतलब मार्स के जैसा उसका मास था, लाइक मार्स जो आपका प्लेनेट है, उसके जैसा एक कुछ ऑब्जेक्ट है, कुछ बॉडी आई, जिसने कि अर्थ को क्या कर दिया, स्ट्राइक कर दिया। जिसने कि अर्थ को क्या कर दिया, स्ट्राइक कर दिया। उसने अर्थ को क्या करा, स्ट्राइक करा, बहुत ज़ोर से उसने अर्थ को मार दिया। जब उस मारा नहीं अर्थ को, मतलब उस पर उसके साथ कॉलिजन हुआ, टकराव हुआ। जैसे वो उससे उसका टकराव हो गया, तो यहाँ से एक छोटा सा पार्ट अलग हो गया, छोटा सा पार्ट अलग हो गया, और उसी पार्ट को हम क्या कहते हैं, मून कह देते हैं। और ये मॉडर्न थ्योरी ज़्यादा वैलिड है। थोड़ी हम मून के बारे में और स्टडी करते हैं। ये तो हमने उसका फॉर्मेशन देखा, ये अर्थ का एक ही सैटेलाइट है, मून। ठीक है, अगर हम इसके रिवॉल्यूशन की बात करें, ये जो रिवॉल्यूशन कर रहा है अर्थ का, एक रिवॉल्यूशन कितने डेज में कंप्लीट कर रहा है,
ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे पूछा जाता है। ये जो रिवॉल्यूशन करता है ये आपका 27 डेज़ में रिवॉल्यूशन करता है। 27 डेज़ एंड 8 आवर में ये आपका रिवॉल्यूशन करता है। इसे याद रखना, 27 डेज़ 8 आवर, 27 दिन और 8 घंटे में। और इसी पीरियड में ये रोटेशन भी करता है। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है। मून एक ऐसा सैटेलाइट है, मून एक ऐसी बॉडी है जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्यूशन कर रही है, और उसका जो रिवॉल्यूशन का टाइम है एज वेल एज उसका जो रोटेशन का टाइम है वो सेम है। वो उतना ही टाइम में अपना एक रोटेशन भी कंप्लीट करती है, मतलब उतना ही टाइम में वो ऐसे अपनी एक्सिस पे भी घूमेगी, अपनी एक्सिस पे भी उतने ही टाइम में घूमेगी, और सन जो अर्थ है, अर्थ के अराउंड भी वो उतना ही टाइम में घूमेगी। समझ रहे हो? तो क्या कम्बिनेशन है, बड़ा तगड़ा कम्बिनेशन है। अपनी एक्सिस पे भी वो उतना ही टाइम पे कंप्लीट करेगी एक रोटेशन जितना कि वो अर्थ के अराउंड एक रिवॉल्यूशन पूरा कर रही है। बात आपको समझ में आ रही है? रोटेशन प्लस रिवॉल्यूशन, ठीक है। दोनों का टाइम सेम है, 27 डेज एंड 8 आवर्स। ओके सर, अगर हम बात करें यार कि जो मून का ना, मून का सिर्फ हमें कहा जाता है, मून का हमें सिर्फ 57 पार्ट ही विजिबल होता है। ओनली 57 पार्ट इज़ विजिबल। समझ रहे हो? तो बाकी का हमें विजिबल नहीं होता है। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रख सकते हो बात को, ठीक है। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखो कि इसमें एटमॉस्फेयर, ऐसा प्रॉपर इसमें एटमॉस्फेयर नहीं है, इसमें वायु वगैरह नहीं है, एटमॉस्फेयर इसमें आपकी नहीं है। ओके, फिर हम इसमें देखेंगे कि इसका जो साइज़ है, थोड़ी साइज़ की बात करो तो अर्थ के ना साइज 1/4 ऑफ अर्थ। साइज़ क्या है इसका? 1/4 ऑफ अर्थ, अर्थ का 1/4, ठीक है। अर्थ का 1/4 तो काफ़ी कम है, ठीक है। अर्थ के अकॉर्डिंग काफ़ी कम है। ओके, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका आएगा, एक टर्म आता है कि ओशन ऑफ स्टॉर्म। क्या होता है ओशन ऑफ स्टॉर्म्स? ये नाम दिया है, इसे ध्यान में रखना। ओशन ऑफ स्टॉर्म अर्थ में एक ऐसी जगह है, ठीक है, अर्थ में एक ऐसी जगह है जहाँ पे पानी नहीं होता है, जहाँ पे पानी नहीं होता है, तो उसे नाम दे रखा है वाटरलेस एरिया, वाटरलेस एरिया ऑन मून, ठीक है। ऐसे एरिया जहाँ पे पानी नहीं है, वाटरलेस एरिया है, उसे उन्होंने नाम दे रखा है ओशन ऑफ स्टॉर्म्स, ठीक है। ओशन ऑफ स्टॉर्म्स क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। फिर एक टर्म आता है यहाँ पे आपका क्या? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, ठीक है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी का मतलब भाई होता है शांत, मतलब बिल्कुल काम टाइप का, शांत टाइप का, ठीक है। तो सी ऑफ ऐसी होगा, ठीक है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी का जो रहता है वो क्या होता है मून में एक मतलब शांत एरिया जहाँ पे ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होती है, ठीक है। काम एंड डार्क प्लेस, काम एंड डार्क प्लेस, उसे हम क्या कह देते हैं वहाँ पे? इन दो नाम को भाई याद रखना। ओशन ऑफ स्टॉर्म्स जहाँ पे वाटरलेस एरिया है मून पे, और सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी काम एंड डार्क प्लेस है आपका मून पे, ठीक है भाई। या डार्क पार्ट आप लिख सकते हो मून का, वो पार्ट, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कह देते हैं, ठीक है भाई। इतनी बात आपको समझ आई। अब मून के लिए हमने भाई 2 चीज़ें पढ़नी है, मून के लिए हमने 2 चीज़ें पढ़नी है, शायद आपको पता भी होगा। एक को हम कहते हैं न्यू मून डे। क्या कहते हैं? ऊपर ही लिख लेता हूँ मैं, कंफर्टेबली आपको समझ आएगा, ठीक है। तो समझ तो भाई आपको आ रहा होगा। इस तरीके से आपको बढ़िया तरीके से करना है चीज़ों को। कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी समस्या होती है, कोई भी परेशानी होती है, ठीक है, तो आप बिल्कुल बता सकते हो। बाकी कॉन्सेप्ट वाइज करोगे, सीरियल वाइज करोगे, सीक्वेंस से करोगे तो आई एम श्योर कि दिक्कत नहीं आएगी फिर आपको, ठीक है। बाकी भाई प्रैक्टिस करते रहो। ओके, नेक्स्ट है, इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं? एक टर्म आएगा इसमें न्यू मून डे, शायद आपने पढ़ा भी होगा, न्यू मून डे। जिसको समझ नहीं यार, अभी मैं एक वर्ड बोलूँगा फिर आपको क्लियर हो जाएगा न्यू मून डे को, ठीक है। इसे एक और नाम से जानते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? अमावस्या कहते हैं, ठीक है। इसे हम शायद अमावस्या कहते हैं, अमावस्या की पूर्णिमा ऐसे कुछ कहते हैं, अमावस्या, ठीक है। तो न्यू मून डे को क्या होता है यार? न्यू मून डे के इसमें एक वो लिखना है आपको कि यहाँ पे पता क्या होता है, जब मून क्या होती है ना, जो मून होती है, मून इन बिटवीन अर्थ एंड सन। मून क्या होती है? अर्थ और सन के बीच में आ जाती है। मून यहाँ पे प्रॉपर अर्थ एंड सन के बीच में आ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है? मून का वो पार्ट जो अर्थ की साइड है, ठीक है। ये आपकी अर्थ है, ये आपका सन है, ये आपका यहाँ पे मून आ गया। अब देखो यार, मून का ये वाला पार्ट, इस साइड वाला पार्ट, ये इस साइड है, अर्थ की साइड है, हम यहाँ से देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्योंकि सन की लाइट नहीं पड़ेगी, यहाँ पे सन की लाइट नहीं पड़ेगी, तो ये वाला पार्ट हमें विजिबल नहीं होता है। अगर ये वाला पार्ट हमें विजिबल नहीं हो रहा है तो हम उसे क्या कह देते हैं? हम उसे आपका न्यू मून डे कह देते हैं, ठीक है। न्यू मून डे हम उसे कह देते हैं क्योंकि इस पर लाइट नहीं पड़ रही है, इस पर लाइट नहीं पड़ रही है, तो हम उसे क्या कहेंगे? आपका न्यू मून डे कहेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे मून को नहीं देख सकते हैं फिर, ठीक है। वी कांट सी मून, तो अगर क्वेश्चन आएगा कि न्यू मून डे कब होता है, ठीक है, आई मीन क्या होता है, तो हम वहाँ पे मून को नहीं देख पाते हैं, जबकि होता है वो, बट हमें दिखता नहीं है। इसे हम क्या कहेंगे? आपका न्यू मून
डे कहेंगे। ओके, अमावस्या हम उसे कह देते हैं जनरली, ठीक है। बाकी इसमें कई सारी कंडीशंस होती है, जैसे आपने वो पढ़े होंगे क्या, सोलर एक्लिप्स पढ़े होंगे, लूनर एक्लिप्स पढ़े नहीं होंगे तो सुना तो डेफिनेटली सुना तो आप लोगों ने होगा, सोलर एक्लिप्स एंड लूनर एक्लिप्स। तो उसका भी फंडा रहता है, उस पर हम नहीं जाएंगे अभी, ठीक है। बात करेंगे उसके बारे में भी, कभी अलग से बात करेंगे उसके बारे में, आगे आएगा तो, ठीक है। चलो ये चीज़ होगी। अब फिर मतलब ये 15 डेज़ का गैप रहता है इसमें, जिसकी हम बात करेंगे क्या, फुल मून डे। एक तो हो गया आपका न्यू मून डे, एक हो गया आपका क्या, फुल मून डे। इन दोनों के बीच में जो गैप होगा वो 15 डेज़ का गैप होगा, ठीक है। 15 दिन के बाद ये आता रहता है आपका फुल मून डे। फुल मून डे को आप हिंदी में क्या कहते हो, पूर्णिमा कहते हैं। फुल मून डे को आप हिंदी में क्या कहते हो, पूर्णिमा कह देते हो, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे ना ये अर्थ की दूसरी साइड आता है, ठीक है। यहाँ पे ये सन था, यहाँ पे ये अर्थ थी, अर्थ की ये दूसरी साइड आएगा ये मान लो, और यहाँ पे इसकी लाइट यहाँ पूरी 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 पड़ जाएगी, ठीक है, पूरी पूरी पड़ जाएगी, तो हमें ये पूरा विजिबल होता है। तो पूर्णिमा में क्या होता है कि सन पूरा विजिबल होता है, ठीक है, फुल विजिबल, पूरा हमें दिखता है, पूरा अपीयर होता है, पूरा हमें वहाँ पे दिख जाता है, तो वो आप पे क्या होता है, फुल मून डे होता है। तो यहाँ पे अर्थ क्या है, यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेना आप कि यहाँ पे मून कहाँ पे आ रही है, मून, मून अपोजिट साइड ऑफ अर्थ, अर्थ की दूसरी साइड आ रही है, अपोजिट साइड आ रही है, उल्टी साइड आ रही है, तो हम उसे क्या कह देते हैं, फुल मून डे कह देते हैं। सिर्फ इतना आपको ध्यान रखना है, इन दोनों के बीच में 15 दिन का गैप होता है, 15-15 दिन के बीच में इन दोनों का गैप होता है, ठीक है। आई इतनी बात समझ में, यस सर हमें समझ आ गया, ठीक है। अब हम आगे इसमें करते हैं आपका क्या, नेचुरल सैटेलाइट, सॉरी आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ठीक है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट अब हम कर लेते हैं थोड़ी। नेचुरल यही था आपका, मून था, मून के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है उनको वो याद रखना, सी ऑफ स्टॉर्म, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, ओशन ऑफ स्टॉर्म वगैरह याद रखना है भाई आपको, ओके। अब हम यहाँ पे थोड़ी नेचुरल सैटेलाइट की बात करते हैं। नेचुरल तो अरे यार आर्टिफिशियल, बार बार मैं नेचुरल बोल रहा हूँ क्योंकि ये नेचुरल हैबिट है शायद, ठीक है। चलो अब लिख लो आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल आपको पता है, सबसे पहली बात कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होते हैं, जिन्हें हम कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट कृत्रिम मतलब जो कि क्या होते हैं, मैन मेड होते हैं, जिन्हें भाई हम बनाते हैं, हम बनाते हैं, तुम बनाते हो, मैन मेड होते हैं, ठीक है। ये कहाँ से लॉन्च करे जाते हैं, लॉन्च CHLUNCHED, लॉन्चड फ्रॉम अर्थ, अर्थ से ये लॉन्च करे जाते हैं, भेजे जाते हैं, ठीक है। और पॉइंट देख लो इसके बारे में, अर्थ से ये आपके लॉन्च करे जा रहे हैं, ठीक है, अर्थ के ये लॉन्च करे जा रहे हैं, ठीक है। और क्या होता है इसमें, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्या करेंगे, रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, रिवॉल्व अराउंड द अर्थ क्लोजर देन मून, समझ रहे हो, मून से ज़्यादा ये क्लोज रहता है अर्थ के। जो अभी आपके क्या होते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं, इसको थोड़ी ध्यान में रखना, ठीक है। क्योंकि भाई हम अर्थ से उसे लॉन्च कर रहे हैं तो वो ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, मतलब जिस ऑर्बिट में अपना मून रिवॉल्यूशन कर रहा है वो उससे नज़दीकी होगा, ठीक है, अर्थ से ज़्यादा क्लोज रहता है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा क्लोजर देन मून, हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन आएगा फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट, ठीक है, फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट जिसको कि भेजा गया था, फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट, तो वो शायद आपको पता होगा आर्यभट्ट, ठीक है, ये याद रखना, आर्यभट्ट फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट था। बाकी इसमें भी कई सारे हैं, कई सारे इसमें सैटेलाइट होते हैं, जैसे और होते हैं इसमें, जैसे सैटेलाइट का एग्जांपल इंसा होती है, इसकी फुल फॉर्म वगैरह होती है, बट ये इंसा से फेमस है। सॉरी गाइस, सर्दी हो रही है यार, ठीक है। इंसा हो गया, IRS हो गया, इनको सिर्फ नाम ध्यान में रखना, ठीक है। कल्पना फर्स्ट हो गया, ओके, कल्पना फर्स्ट नाम पे है ये, ओके। और आपको अगर इसमें देखना है तो एडोसेट आपने सुना होगा, एडोसेट सुना होगा, एडोसेट, ठीक है, एडोसेट सुना होगा आपने। अब देखो यार, इनकी जो मतलब जो भी आपका आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, ठीक है, उसको अर्थ की अगर ऑर्बिट में, मतलब अर्थ के चारों ओर उसे रिवॉल्यूशन करना है तो उसकी जो वेलोसिटी होनी चाहिए, ठीक है, उसकी जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी होनी चाहिए, रिक्वायर्ड वेलोसिटी, ठीक है, रिक्वायर्ड वेलोसिटी टू ऑर्बिट अर्थ, टू ऑर्बिट मतलब अर्थ की जो ऑर्बिट है, ठीक है, अर्थ के अराउंड जो ऑर्बिट है उसमें उसे
रहने के लिए, ठीक है, उसे वहाँ पे रिवॉल्यूशन करने के लिए उसकी जो स्पीड होनी चाहिए वो 8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड रहती है उसकी, ठीक है, 8 किलोमीटर पर सेकंड की उसकी स्पीड रहती है। और अगर आपको किसी चीज़ को अर्थ से बाहर भेजना है, किसी चीज़ को अगर अर्थ से बाहर भेजना है, जिसे हम एस्केप वेलोसिटी भी कहते हैं, किसी चीज़ को अगर हमें अर्थ से बाहर भेजना है तो उसकी जो स्पीड होनी चाहिए वो 11 किलोमीटर पर सेकंड होनी चाहिए। फिजिक्स में आप इसे पढ़ोगे, ठीक है, आगे के क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक है, कि हमें किसी चीज़ को अर्थ से दूर फेंकना है, उसकी वेलोसिटी ये कर लो, वो निकल जाएगी अर्थ को छोड़ के, क्योंकि उस पर फिर ग्रेविटी का ज़्यादा क्या असर ही नहीं पड़ेगा उस पर फिर ग्रेविटी का, ठीक है। चलो भाई, थोड़ी हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट के यूज़ देख लेते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ होते हैं, ठीक है। क्या होता है, जो वेदर को फोरकास्ट करता है ये, ठीक है। फर्स्ट है फोरकास्टिंग वेदर। आजकल आप देखते हो ना, पहले ही आपको बताया जाता है, ठीक है, पहले ही आपको बताया जाता है कि बारिश होगी कि नहीं होगी, ठीक है, धूप होगी कि नहीं होगी, तो वो किसकी वजह से होता है, ये सैटेलाइट्स की वजह से ही वो होता है, ठीक है। और क्या करता है, जो सिग्नल होते हैं उनको ट्रांसमिट करता है, ठीक है, ट्रांसमिटिंग ऑफ सिग्नल्स, ठीक है, सिग्नल को ट्रांसमिट करता है। जैसे जो आपके टीवी सिग्नल होते हैं, जो आपके रेडियो वेव्स वगैरह होती हैं, रेडियो वेव सुना होगा है ना, तो वो सिग्नल जो भी एंटीना का काम रहता है वो सारा कौन करता है, ये करते हैं, ठीक है। इवन ये हमारा कम्युनिकेशन में भी रहता है ना, आज आप लोग फ़ोन पे बात कर रहे हो तो इनका भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले रहता है कम्युनिकेशन में, टेलीफोन वगैरह जो भी आपका होता है। और ये रिमोट सेंसिंग में इनका यूज होता है ना। आपने देखा है, हम ऊपर की कई सारी जानकारी लेते हैं, किन की वजह से लेते हैं, वहाँ हम थोड़ा ना कोई देखने जाता है कि कोई साइंटिस्ट वहाँ गया, अगले दिन आ गया, यहाँ पे वहाँ ऐसा वैसा है, ठीक है, वो सब ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट करके देता है, ठीक है, क्योंकि इसका काम ही वही होता है, ये इन सारी चीज़ों को मेनली करता है, ठीक है भाई। चलो, यहाँ पे आपका क्या हो गया, मून हमने देख लिया, उसके बाद हमने इसका क्या देख लिया, आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी देख लिया। अच्छा यार, एक सॉरी एक छोटी सी पॉइंट छूट गया, छोटा सा पॉइंट छूट गया आपका, ठीक है। मून के लिए लिखना, ठीक है, मून में लिखना है इसको, सॉरी फॉर दैट, छोटा सा पॉइंट छूटा। मून के लिए लिखना आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वहाँ पे, सी ऑफ सोवर, ठीक है, सी ऑफ सोवर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको मून में लिखना है आपको, ठीक है, कि सी ऑफ सोवर्स क्या होगा, मून में इसको आपको लिखना है SHORS, ठीक है। या इसी को सी ऑफ रेन भी लिखा रहता है, इसी को क्या लिखा रहता है, सी ऑफ रेन भी लिखा रहता है, जो कि मून में ही है, जो कि आपका मून में ही है। अब ये है क्या चीज़, मतलब ये बहुत बड़ा लावा का प्लेन है, वास्ट लावा प्लेन, ठीक है। प्लेन मतलब आपको पता है जो मैदान टाइप का है, बिल्कुल प्लेन होगा, मैदान टाइप का होगा, लावा है वहाँ, ठीक है, वहाँ पूरा जो भी वोल्केनिक इरप्शन वगैरह जो होता है, ठीक है, उसका वहाँ पे लावा प्लेन हम उसे कहते हैं, ठीक है, वास्ट लावा प्लेन विद इन। और ये एक जगह है जिसे हम कहते हैं, उसका नाम है, इंपॉर्टेंट नाम है इब्रियम बेसिन, ठीक है, उसका नाम क्या है, IMBRIUM, इब्रियम बेसिन में। बेसिन का मतलब होता है कि एक छोटा सा, मतलब वो एक जो घाटी टाइप की होती है, एक जगह है वहाँ पे, एक जगह है, बेसिन मतलब कुछ इस तरीके से यार, वहाँ पे गड्ढा टाइप का, ठीक है, उसमें है, उसका नाम है इब्रियम, ठीक है। तो इब्रियम बेसिन मून पे ऐसी जगह है जहाँ पे कि एक प्लेन है, किसका प्लेन, लावा का, बहुत बड़ा वास्ट, मतलब बहुत बड़ा लावा का प्लेन है, उसे हम कहते हैं क्या, सी ऑफ सोवर्स या सी ऑफ रेन के नाम से भी इसे हम जानते हैं, ठीक है। और इस पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इसे हम क्या कहते हैं, इसे आप पे क्वेश्चन भी आता है कि क्या आता है, लार्जर क्रेटर्स मतलब बहुत बड़ा गड्ढा, ठीक है, लार्जर क्रेटर्स इन द सोलर सिस्टम, लार्जर क्रेटर इन सोलर सिस्टम। क्रेटर का मतलब होता है बहुत बड़ा गड्ढा टाइप का है, बहुत बड़ा गड्ढा टाइप का है मून में, जो कि क्या है, जिसमें कि आपका क्या है, लावा प्लेन है वहाँ पे, और वो कौन सी जगह पे है, इब्रियम बेसिन में है। उसे हम किस नाम से जानते हैं, सी ऑफ सोवर्स के नाम से जानते हैं या सी ऑफ रेन के नाम से जानते हैं, जहाँ पे एक बहुत बड़ा क्रेटर है, क्रेटर मतलब गड्ढा टाइप का है। ओके, ये हो गया आपका पूरा मून का फॉर्मेशन, पूरा सैटेलाइट का फॉर्मेशन, नेचुरल भी देख लिए, आर्टिफिशियल भी देख लिए, यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इनको अच्छे से बार बार रिवाइज करो, और जो भी पहले के आपने कर रखे हैं उनको आप यार अच्छे से देखते रहो, बार बार हर एक लाइन पे आपका क्वेश्चन है, मैं बार बार बोलता हूँ, हर एक लाइन पे आपका क्वेश्चन बनता है। अगर आप सिर्फ मतलब जो लीनियर क्वेश्चन होते हैं उनको रोटोगे तो वो क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो ठीक, नहीं आए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इसे सारा कॉन्सेप्ट पढ़ो, उसके बाद आप क्वेश्चंस पे जाओ, लीनियर वाले जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते हैं उनको नोट कर लो, बाकी तो सारे क्वेश्चन इंक्लूड हो ही रहे होंगे, ठीक है।
तो आई ना बात समझ में। तो इस तरीके से करो, बाकी कोई भी प्रॉब्लम होगी बता देना, अनटोल्ड कॉन्सेप्ट हमेशा आपके साथ है, ठीक है। बाकी आपका ऑनलाइन भी अवेलेबल है, प्लेलिस्ट भी मैंने सारी बना रखी है। ऑनलाइन भी आपकी क्लास होती है, डेली क्लास होती है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम होती है, वीकली टेस्ट होता है, मंथली आपका टेस्ट होता है। एनी टाइम गाइज आपको मैं डाउट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाता हूँ। ऐसे डाउट होते नहीं है, बट होते हैं तो 24/7 आपको मेंटरशिप मिलती है बहुत मिनिमम फी पे, जो कि पूरे इंडिया में सिर्फ अनटोल्ड कॉन्सेप्ट आपको प्रोवाइड करवाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल है हर चीज़, कंटेंट आपको नंबर 1 मिलेगा, ठीक है। तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाओ देखो, प्रिपरेशन करो, मजे से चीज़ों को पढ़ते रहो, बिल्कुल एंजॉय के साथ। ओके, मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट, नए इन्फॉर्मेशन, नए मोटिवेशन के साथ। सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी एंड वन मोर थिंग, हमेशा की तरह जब तक तोड़ोगे नहीं, यस तब तक छोड़ोगे।